हेलो दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी के ऑनर हैं, डायरेक्टर हैं, फाउंडर हैं या फिर किसी भी तरीके के बिजनेस को रन कर रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। जी हां दोस्तों, ये वीडियो आप ही के लिए है अगर आपके यहां पर 20 से ज्यादा लोगों का स्टाफ है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं लेबर डिपार्टमेंट एंड उससे संबंधित रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में। क्योंकि जब आप किसी बिजनेस को रन कर रहे होते हैं तो आपको किसी तरीके के आपको जो लेबर डिपार्टमेंट से संबंधित रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको फॉलो करना होता है। एंड कई बार जानकारी न होने की वजह से या आधी अधूरी जानकारी होने की वजह से हम उन कंप्लायंसेस को, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार हमें फाइनेंशियल लॉसेस भी झेलने पड़ते हैं और कई बार पेनल्टीज भी पे करनी पड़ती हैं। इससे पुराने वीडियोस के अंदर मैं आपको इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट के बारे में पूरा डिटेल में जानकारी दे चुका हूं। आज के इस वीडियो में हम एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1958 के पॉइंट नंबर 5 के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले के वीडियो में भी मैं आपको पूरा डिटेल में बता चुका हूं कि जब लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी, जब लेबर डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर्स आपके ऑफिस का सर्वे करने आते हैं तो वो किस किस एक्ट के अकॉर्डिंग आपके ऑफिस का सर्वे करते हैं, आपके ऑफिस का मुआयना करते हैं। तो नंबर 1 जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, जिसके लिए वो आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करते हैं, वो है आपका इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट। नंबर 2 पॉइंट जिसके बारे में आपके लेबर डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर्स आपके ऑफिस का सर्वे करते हैं, उसका नाम है एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। थर्ड नंबर पे जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर आपके ऑफिस का सर्वे करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, उसका नाम है बोनस एक्ट। नंबर 4 जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर ऑफिसर्स आपके ऑफिस का सर्वे करते हैं, उसका नाम है मिनिमम वेजेस एक्ट। नंबर 5 जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिसर इंस्पेक्शन करते हैं, उसका नाम है मैटरनिटी लीव एंड बेनिफिट एक्ट। एंड लास्ट जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर ऑफिसर्स आपके ऑफिस का सर्वे करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, उसका नाम है चाइल्ड एंड एडोलिसेंट लेबर एंड रेगुलेशन एक्ट। तो दोस्तों, इससे पुराने वीडियोस के अंदर 4 डिफरेंट वीडियोस के तहत मैंने इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट के बारे में आप लोगों को पूरा डिटेल में जानकारी दी है। आई होप कि आपकी सारी की सारी क्वेरीज इस एक्ट से संबंधित तो सॉल्व हो गई होंगी, रिजॉल्व हो गई होंगी। आज हम जो इस वीडियो के अंदर बात कर रहे हैं एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के पॉइंट नंबर 5 के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि मैं यहां पे एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के बारे में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये वीडियो मैं मध्य प्रदेश से बना रहा हूं, इसीलिए मैं एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की बात कर रहा हूं। ये आपके स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हो तो ये उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। सपोज कीजिए कि आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं तो ये वेस्ट बंगाल शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट हो जाएगा। अगर आप हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो ये हिमाचल प्रदेश शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आगे के फ्यूचर वीडियोज में डिटेल में हम बोनस एक्ट के बारे में भी बात करेंगे, मिनिमम एक्ट के बारे में भी बात करेंगे, मैटरनिटी लीव एंड बेनिफिट एक्ट के बारे में भी बात करेंगे, और इसके अलावा 6 पॉइंट पर हम चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर एंड रेगुलेशन एक्ट के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों, जब भी कभी लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके ऑफिस का सर्वे करने आते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, तो एक इस तरीके का फॉर्म वो आपको देकर के जाते हैं फिल करके। तो यहां पर क्या क्या डिटेल होती हैं, सबसे पहले जो इंस्पेक्टर आपके ऑफिस का सर्वे कर रहा है, इंस्पेक्शन कर रहा है, उसका नाम आएगा, उसकी निरीक्षण की डेट आएगी, किस तारीख में उसने इंस्पेक्शन किया, किस टाइम पर किया और किस स्थान पर किया। सपोज कीजिए कि मैं ये वीडियो भोपाल से बना रहा हूं तो यहां पे वो भोपाल लिख करके जाएंगे। इसके बाद में
वो जो सर्वे हो रहा है, जो इंस्पेक्शन हो रहा है आपके ऑफिस का, वो किस एक्ट के अकॉर्डिंग हो रहा है, तो यहां पे उसका नाम होगा, जैसे कि ये एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1958 के अकॉर्डिंग ये इंस्पेक्शन हो रहा है, तो यहां पे वो लिखा जाएगा। यहां पे जो आपका फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है, यहां पे आपके संस्थान का नाम, यानी कि जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो आपकी कंपनी है, उसका पूरा नाम और पता दिया जाएगा, आपके कंपनी की ईमेल आईडी होगी और आपके कंपनी का मोबाइल नंबर होगा। और जिस समय पर आपने ऑफिस का रजिस्ट्रेशन कराया था, तो वो जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी यहां पे डाला जाएगा। और जिस तरीके का बिजनेस आप रन कर रहे हैं, सपोज कीजिए कि आपकी कोई शॉप है, तो वो यहां पे शॉप लिख देंगे, या सपोज कीजिए कि कोई आपकी फैक्ट्री है, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो वो यहाँ पे फैक्ट्री लिख देंगे, यहाँ पे कि किस तरीके का बिजनेस आप रन कर रहे हैं, उसकी डिटेल यहाँ पर दी जाएगी। जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑनर हैं, जो डायरेक्टर हैं, उनका नाम यहाँ पे दिया जाएगा, उनका पूरा एड्रेस दिया जाएगा। जो आपकी कंपनी है, जो आपका ऑफिस है जिसमें आप काम कर रहे हैं, उसके अंदर टोटल आपके कितने एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, उनका टोटल नंबर दिया जाएगा, मेल और फीमेल दोनों का अलग अलग। सपोज कीजिए कि आपके यहाँ पे मेल 40 हैं, महिलाएं भी जो आपकी 40 हैं, फीमेल भी 40 हैं, तो टोटल यहाँ पर आ जाएगा आपका 80। उक्त संस्थान कारखाने ठेका का निरीक्षण, तो जब वो ऑफिसर आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करने आ रहे हैं, उस समय पर हो सकता है कि कंपनी के ऑनर या कंपनी के जो डायरेक्टर हैं, ये जो फाउंडर हैं, वो अवेलेबल नहीं हो, तो उनकी एब्सेंस में किसी और इंपॉर्टेंट पर्सन या किसी मैनेजर की प्रेजेंस में जब इंस्पेक्शन किया जाएगा, तो जिसकी प्रेजेंस में इंस्पेक्शन किया जा रहा है कि उस मैनेजर का नाम होगा यहाँ पे, और वो किस पोस्ट पर अवेलेबल है कंपनी के अंदर, उनकी पोस्ट दी जाएगी, उनकी प्रेजेंस में ये इंस्पेक्शन किया गया, यहां पे दिया जाएगा। आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस ईयर में एस्टेब्लिश हुई, सपोज कीजिए कि उसका एस्टेब्लिशमेंट का ईयर मान लेते हैं कि 1930 है, तो यहां पे 1930 वो लिख करके जाएंगे, प्रारंभ की गई। तो जिस समय पर आपकी उन्होंने इंस्पेक्शन किया, उस समय पर आपके जैसे टोटल यहां पर 80 हैं, लेकिन जिस समय पर उन्होंने इंस्पेक्शन किया वहां पे केवल 70 एम्प्लॉइज ही अवेलेबल थे। हो सकता है कि बाकी के 10 एम्प्लॉय छुट्टी पर हो, तो यहां पे वो उन्होंने निरीक्षण में पाए। अब यहां पे ये बहुत सारे पॉइंट दिए गए हैं, 1 2 3 4 से लेकर के 9 तक, उसके बाद में 1 से लेकर के फिर से 10 तक, यानी कि ये पूरा का पूरा जो इंस्पेक्शन एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत हो रहा है, यहां पे ये 19 पॉइंट के बेसिस पर इंस्पेक्शन किया जाएगा। और चूंकि ये सारे के सारे इतने सारे पॉइंट हैं कि इनको एक सिंगल वीडियो में कवर कर पाना इंपॉसिबल है, इसीलिए मैंने इसके अलग अलग पॉइंट वाइज अलग अलग वीडियोस बनाई हैं, जिससे कि आपको किसी भी पॉइंट से संबंधित कोई भी समस्या ना रहे और आपकी हर समस्या का समाधान हो पाए, हम उसको पूरी तरीके से क्लियर कर पाए। तो जब इंस्पेक्टर्स आपके इसका सर्वे कर लेते हैं, पूरा डिटेल इंस्पेक्शन हो जाता है, तो उसके बाद में ये जितने भी पॉइंट हैं, इनके अकॉर्डिंग हो सकता है कि आपकी कंपनी कुछ कंप्लायंसेस को फॉलो कर रही हो, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रही हो, तो जिसको फॉलो कर रही है वहां पे वो यस लिखेंगे, जिसको फॉलो नहीं कर रही है तो वो नो लिखेंगे। तो इस तरीके से करके कहीं पे यस, कहीं पे नो, कहीं पे यस, कहीं पे नो, इस तरीके से करके वो लिखा जाएगा और पूरी डिटेल भर के वो फॉर्म आपके हैंड ओवर किया जाएगा। तो कई बार क्या होता है दोस्तों कि हमें एज ए ऑर्गेनाइजेशन ऐसा लगता है कि हम तो सारे के सारे कंप्लायंसेस को फॉलो कर रहे हैं, सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं। जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल बताता हूं कि इस शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग ही आपको अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, कंपलसरी है। आपने रजिस्ट्रेशन तो करा लिया, अब आपको लगता है कि मैंने जो नियम है, जो रूल है, उसको फॉलो कर लिया, लेकिन अब जब इंस्पेक्टर आपके ऑफिस का सर्वे करने आते हैं और वो देखते हैं कि ये जो सर्टिफिकेट है ये आपने किसी पर्टिकुलर प्लेस पे, किसी विजिबल प्लेस पे लगा के नहीं रखा है, तो वहीं पे आपके द्वारा एक वायलेशन हो जाता है उनके रूल्स का। क्यों? क्योंकि आपको उसके बारे में जानकारी ही नहीं थी। आपको तो लगा कि मैंने रजिस्ट्रेशन करा लिया और मेरा काम खत्म हो गया, आपने उसको ले आकर के फाइल में दबा के रख दिया। बट ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको उसको फाइल में दबा के नहीं रखना है, उसको प्रॉपर प्लेस पे लगा के रखना है। वो आपकी कोई पर्टिकुलर वॉल हो सकती है या कोई पर्टिकुलर नोटिस बोर्ड हो सकता है, जहां पे आपको उसको लगा के रखना है, उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को। क्योंकि जब भी कभी कोई व्यक्ति आपके ऑफिस के अंदर एंटर कर रहा है या कोई लेबर इंस्पेक्टर आ रहा है या कोई और इंस्पेक्शन के लिए आ रहा है, तो उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को वो क्लियरली देख पाए। तो इस तरीके से करके बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं जिसके बारे में हमको जानकारी होती है या आधी अधूरी जानकारी होती है, जिसकी वजह से हम समस्याओं का सामना करना पड़ता है हमको। तो इस तरीके से करके रहेगा। अब जाने अनजाने, नोइंगली और अननोइंगली हमसे किसी न किसी रूल का वायलेशन हो ही जाता है। तो जब कोई वायलेशन होगा तो उस उल्लंघन के संबंध में आपको क्लैरिफिकेशन भी देना होगा। तो वो आपको एक पर्टिकुलर डे देंगे, हो सकता है 7 डेज, 10 डेज या 5 डेज का टाइम देंगे, जिसमें आपको लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिस में जाकर के अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में उसको क्लैरिफाई करना होगा कि हमने ये रूल का वायलेशन क्यों हुआ, हमसे किस तरीके से हुआ, कैसे हुआ और उसका क्लैरिफिकेशन क्या है। ठीक है, जब ये पूरा फॉर्म सबमिट कर लेंगे, सब इंस्पेक्शन हो जाएगा, आपका जो भी चीजें हैं उसमें डिटेल भर जाएंगी, उसके बाद में जिस ऑफिसर ने आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन किया वो अपने यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपकी एक कंपनी की सील भी लगवाई जाएगी और जिस पर्टिकुलर पर्सन की प्रेजेंस में ये इंस्पेक्शन किया गया उनके भी सिग्नेचर यहाँ पर लिए जाएंगे।
तो जब ये पूरा इंस्पेक्शन कंप्लीट हो जाता है तो इस फॉर्म की 2 कॉपी होती हैं, एक कॉपी वो आपको हैंडओवर कर दी जाती है और एक कॉपी जो लेबर ऑफिसर्स हैं वो अपने पास रखते हैं। अब आगे देखते हैं दोस्तों, यहां पे ये जो पॉइंट 5 है ये हमसे कहता क्या है, मतलब इस पॉइंट में है क्या ऐसा। स्थापना में कार्यरत श्रमिक या कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश धारा 13, 18, 23 के तहत दिया जाना। मतलब यहां पे सिंपल सी बात है, ये वीकली ऑफ की बात कर रहा है, यानी कि जो पॉइंट 5 है हमारे शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का पॉइंट 5 हमसे कहता है कि आपको एज एन ऑर्गेनाइजेशन आपको अपने एम्प्लॉइज को एक वीकली ऑफ देना जरूरी है। ग्रांट ऑफ वीकली हॉलीडे टू वर्कर्स वर्किंग इन द एस्टेब्लिशमेंट अंडर सेक्शन 13, 18 एंड 23। ये 3 सेक्शन है। इस सेक्शन के तहत यानी कि 13, 18 एंड 23 के तहत आपको अपने एम्प्लॉइज को एक वीकली ऑफ देना जरूरी है। दोस्तों याद रखिएगा, ये कोई वीकली ऑफ ऐसा नहीं है कि केवल आपको संडे को ही देना है। ये आप किसी मंडे को भी दे सकते हैं, कभी आप थर्सडे भी दे सकते हैं, आप कभी सैटरडे भी दे सकते हैं। ये आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। ये ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि संडे ही देना है। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू द मध्य प्रदेश शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1958 सेक्शन 13 मैंडेट्स, यानी कि इस सेक्शन 13 के तहत आपको यह बाध्य करता है, आपके लिए मजबूरी हो जाती है, मैंडेटरी हो जाता है दैट एवरी एम्प्लॉय, हर एक एम्प्लॉय की बात हो रही है, किसी एक या दो या किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ एम्प्लॉय की बात नहीं हो रही है, हर एक एम्प्लॉय की बात हो रही है। वर्किंग इन द शॉप और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, चाहे तो वो किसी शॉप में काम कर रहा हो या किसी भी और तरीके का कोई भी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट हो सकता है, मस्ट बी ग्रांटेड, उसको देना ही पड़ेगा पेड वीकली हॉलीडे। मतलब ये जो आप वीकली ऑफ दे रहे हैं, वीकली हॉलीडे दे रहे हैं, इसका आप पेमेंट भी नहीं काट सकते हैं। ठीक है, दिस इज अ पेड वीकली हॉलीडे, मीनिंग एम्प्लॉयर्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड 1 डे ऑफ पर वीक। एक हफ्ते में एक छुट्टी, यानी कि जब 6 दिन किसी एम्प्लॉय ने काम कर लिया, सपोज कीजिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे किसी एम्प्लॉय ने काम कर लिया, तो जो नेक्स्ट संडे है उसमें उसको छुट्टी मिलनी ही चाहिए, उसको ऑफ देना ही पड़ेगा। टू ऑल एम्प्लॉइज विदाउट एनी डिडक्शन फ्रॉम देयर वेजेस, के उनके वेजेस से किसी भी तरीके के डिडक्शन को किए बगैर हमें उसका कोई डिडक्शन नहीं करना है, कोई उनकी सैलरी में से कटौती नहीं करनी है, उनके कोई वेजेस में से कटौती नहीं करनी है, उसके बगैर उनको एक वीकली ऑफ देना कंपलसरी है। ये हमसे जो सेक्शन 13, 18 एंड 23 है इसके अकॉर्डिंग ये हमको कहता है। सो दिस अप्लाइज टू ऑल एस्टेब्लिशमेंट्स। तो ये चीज जो है ये सारे के सारे एस्टेब्लिशमेंट पे एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट पर है, किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ या किसी पर्टिकुलर नेचर ऑफ बिजनेस पर है, ये सभी एस्टेब्लिशमेंट पर कवर होता है। कवर्ड अंडर द एक्ट, इस एक्ट में सारे एस्टेब्लिशमेंट कवर होते हैं इंक्लूडिंग दोज, उनको भी मिला लीजिए अंडर सेक्शन 18, क्योंकि जो सेक्शन 18 है इसमें कौन से पर्टिकुलर बिजनेस आते हैं, जैसे कि आपके रेजिडेंशियल होटल्स हो गए या फिर रेस्टोरेंट्स हो गए या फिर ईटिंग हाउसेस हो गए। तो ये जो इस तरीके के बिजनेसेस हैं ये आपके सेक्शन 18 में आते हैं। और इसके अलावा सेक्शन 23 में अम्यूजमेंट से रिलेटेड चीजें आती हैं, जैसे कि आपके थिएटर्स हो गए और अदर प्लेसेस ऑफ द पब्लिक अम्यूजमेंट और एंटरटेनमेंट, या किसी पब्लिक एंटरटेनमेंट का वो सेक्शन 23 के तहत कवर होंगे। तो ये भी इसी के अंदर इंक्लूड होते हैं, और इसमें जब ये इंक्लूड होते हैं तो इनके एम्प्लॉइज को भी 1 डे वीकली ऑफ देना कंपलसरी है। इट इज अनलॉफुल, ये कानून से हट करके है, यानी कि ये कह दीजिए कि इलीगल है, अनलॉफुल है फॉर एम्प्लॉयर्स। मतलब कि अगर कोई एम्प्लॉयर ऐसा कर रहा है कि वो अपने एम्प्लॉइज को वीकली ऑफ नहीं दे रहा है तो दिस इज इलीगल, ये कानून से हट करके है, कानून के खिलाफ है। टू कॉल एम्प्लॉइज टू वर्क ऑन अ वीकली हॉलीडे, कि वो उसको छुट्टी नहीं दे रहा है, और जो वीकली हॉलीडे है, सपोज कीजिए आपने डिसाइड करके रखा हुआ है संडे, और संडे में आप अपने किसी एम्प्लॉय को काम करने के लिए बुला रहे हैं, तो दिस इज इलीगल। इस एक्ट के बारे में हमारे की पॉइंट्स क्या कहते हैं। मैंडेटरी क्या है, सबसे पहले जो जरूरी चीजें हो जाती हैं, एवरी एम्प्लॉय इज एंटाइटल्ड टू अ वीकली पेड हॉलीडे। तो हर एक एम्प्लॉय, वो किसी भी तरीके के बिजनेस में, किसी भी तरीके के एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहा हो, तो वो आपका एंटाइटल्ड है एक वीकली हॉलीडे के लिए, वीकली पेड हॉलीडे। मतलब यहां पे आप उसकी कटौती नहीं कर सकते, उसके सैलरी में, उसके वेजेस में कटौती नहीं कर सकते हैं।
नो वेज डिडक्शन, किसी भी तरीके की कटौती नहीं हो सकती। एम्प्लॉयर्स कैन नॉट डिडक्ट वेजेस, कि जो एम्प्लॉयर हैं अगर उसको वो वीकली ऑफ दे रहे हैं, वीकली हॉलिडे दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं इसकी चलिए कटौती कर लेता हूं, उसकी सैलरी में से डिडक्शन कर लेता हूं। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। फॉर द डे द एस्टेब्लिशमेंट इज क्लोज्ड, कि जिस दिन पर आपका एस्टेब्लिशमेंट क्लोज है उस दिन के वेजेस में कटौती नहीं हो सकती ड्यू टू द वीकली हॉलिडे, क्योंकि आपने वीकली हॉलिडे दिया हुआ है, इस वजह से आपने उसके सैलरी में कटौती की, ये नहीं है, ये वेज रिडक्शन नहीं किया जा सकता। अप्लाइज टू, किसको एप्लीकेबल होगा ये? अप्लाइज टू ऑल कवर्ड एस्टेब्लिशमेंट्स, ठीक है, तो जितने भी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उन सब पर एप्लीकेबल है। दिस प्रोविजन अप्लाइज टू ऑल शॉप, यहां पे सारी शॉप आ जाती हैं। किसी भी तरीके का कोई कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट आ जाता है जो कॉमर्शियली चला रहे हैं अंडर द एक्ट, इंक्लूडिंग दोज कवर्ड बाय सेक्शन 18, इसमें वो भी आ जाते हैं जो सेक्शन 18 में, जैसा कि अभी मैंने पहले ही बताया, जिसमें आपके रेजिडेंशियल होटल्स होते हैं और रेस्टोरेंट्स होते हैं, ईटिंग हाउसेस होते हैं, और सेक्शन 23 के अकॉर्डिंग जो आपके एंटरटेनमेंट से रिलेटेड बिजनेसेस हैं, जैसे कि आपके थिएटर्स हो गए या फिर अदर प्लेसेस ऑफ द पब्लिक अम्यूजमेंट एंड द एंटरटेनमेंट, तो ये भी उसके अंदर, उसी दायरे के अंदर आते हैं। इन सब के अंदर वहां के एम्प्लॉइज को 1 डे वीकली ऑफ मिलना ही चाहिए, दैट टू विदाउट एनी डिडक्शन इन देयर वेजेस, के उनके वेजेस में किसी भी तरीके का डिडक्शन नहीं किया जाना। तो दोस्तों ये जो वीडियो मैंने बनाई है आप लोगों के लिए, ये बेस्ट ऑफ माय नॉलेज है, ये एमपी स्टेट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग है। आप किसी और स्टेट से बिलोंग कर रहे हो सकते हैं, तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने स्टेट के लेबर डिपार्टमेंट, लेबर ऑफिसर से जाकर के इन सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा, क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि स्टेट वाइज ये कुछ रूल्स अलग हो सकते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं। इसके अलावा भी अगर दोस्तों आपकी किसी भी तरीके की और कोई क्वेरी रह जाती है तो आप बिल्कुल बिना संकोच के हमको लिख सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर। ये हमारी ईमेल आईडी है legal@pebbley.com। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और द कंसर्न्स, प्लीज डोंट हेजिटेट टू रीच आउट टू अस। हमारी ये जो टीम है, हमारी पूरी एक टीम बैठी हुई है आप लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए। तो डेफिनेटली हमारी टीम आपकी उन क्वेरीज को रिजॉल्व करने में पूरी हेल्प करेगी। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको इसमें दी गई जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण लगी हो और आपको लगा हो ऐसा कि हाँ अब इस क्वेरीज के तहत हमारी सारी क्वेरीज सॉल्व हो गई हैं और सॉल्व हो गई हैं और मैं इससे बहुत ही ज्यादा फायदा उठा सकता हूं, तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों इसके अलावा भी अगर किसी भी तरीके की कोई और समस्या रह जाती है तो हमारी लीगल टीम को बिल्कुल इंफॉर्म करें, बिल्कुल बताएं। हमारी लीगल टीम आपसे हर संभव पूरी भरसक प्रयास करेगी आपकी हर तरह की समस्या को समाधान करने के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। तो इसी तरह की एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय श्री राम।